हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी जिसका नाम है द इम्पॉसिबल। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक फैमिली एक प्लेन में सफ़र कर रही होती है। इस फैमिली में जो मेन आदमी होता है उसका नाम हेनरी होता है। हेनरी अपनी फैमिली को लेकर थाईलैंड ट्रिप पे जा रहा होता है। हेनरी के फैमिली में उसकी बीबी मरिया, एक बड़ा बेटा लुकस और उसके दो छोटे बेटे होते हैं, जिसमें से एक का नाम थॉमसन और एक का नाम सीमंस होता है। ये लोग अब थाईलैंड पहुंच जाते हैं। तो ये दिन होता है 24 दिसंबर 2004। लोग अब थाईलैंड के किसी खाओलैक नाम की जगह पर रुकते हैं, जहाँ पे उन्होंने एक रिसोर्ट बुक किया होता है। ये रिसोर्ट काफी आलीशान होता है। यहाँ पर वो लोग छुट्टियों को एंजॉय करने वाले होते हैं। रिसोर्ट पहुंचने के बाद उसे रिसोर्ट का एक आदमी इस फैमिली को रिसीव करता है और उन्हें अपना सूट दिखाने ले जाता है, जहाँ पर वो सूट काफी आलीशान होता है। हेनरी और मरिया उस सूट का व्यू देखकर काफी खुश हो जाते हैं, इसलिए ये लोग अब बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ पर मरिया बताती है कि वो एक डॉक्टर थी, लेकिन वो जॉब नहीं करती और हेनरी जापान में एक बड़ी सी कंपनी में काम करता है, इसीलिए ये लोग जापान से आए हुए होते हैं। थोड़ी देर बाद हेनरी और उसकी फैमिली बीच पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो और उसके बच्चे काफी इंजॉय करते हैं। और जैसे ही शाम होती है, ये डिनर करने के बाद समुद्र किनारे वापस आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग कैंडल वाली पतंग आसमान में छोड़ रहे होते। नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होता है। अब दूसरे दिन यानी कि 25 तारीख को ये लोग अब फिर से समुंदर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये लोग समुंदर के अंदर जाते हैं और वहाँ पे स्कूबा डाइविंग करते हैं। वहाँ पे बहुत सुंदर सी फिश होती है। बाकी बचा दिन ये लोग वहाँ के नज़ारे देखने और घूमने फिरने में बिता देते हैं। जैसे तीसरा दिन आता है, ये लोग थोड़े रिलैक्स हो चुके होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हेनरी एक डेक पर बैठकर आराम से अपने मोबाइल को देख रहा होता है और बच्चे पानी में खेल रहे होते हैं, जहाँ पर एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी होता है। ये रिसोर्ट के बीचों बीच होता है, इसीलिए वहाँ के सारे लोग उस स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं। रिया भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो हेनरी को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो डेक पर बैठकर अपने मोबाइल को देख रहा होता है, जहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। दरअसल हेनरी किसी बात को लेकर परेशान होता है और मरिया उससे पूछती है कि उसे क्या परेशानी है। तब हेनरी उसे बताता है कि उसके जापान में जो कंपनी है वो कुछ दिनों के लिए ही है और उसे अपनी जॉब को खोना पड़ सकता है, इसीलिए उसे जो घर खरीदना है वो नहीं हो सकता। मरिया उसे ये बताती है कि यहाँ से जाने के बाद वो भी जॉब करेगी, लेकिन में जापान में कोई जॉब अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो दूर भी हो सकते हैं। इस बात की उन्हें चिंता लगी हुई थी, लेकिन तभी लुकास उसे आवाज देता है और हेनरी उसके पास चला जाता है, उसके साथ स्विमिंग पूल में खेलने लग जाता है। मरिया वही उस बेंच पर बैठकर एक किताब पढ़ने लगती है। तभी वहां पर एक हल्की सी हवा चलती है। उस हवा के चलने की वजह से उसकी बुक में से एक पेज निकलकर किसी कांच के पास आ जाता है। मरिया उस पेज को लेने के लिए उस कांच के पास पहुंच जाती है। तभी वो महसूस करते कि वहां पर कुछ तो हलचल हो रही है और वो खड़ी हो जाती है। तभी हमें लुकास को दिखाई दे, जो फुटबॉल खेल रहा होता है। वो भी फुटबॉल खेलते खेलते उसे भी कुछ महसूस होता है और वो भी रुक जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ के सारे लोग कुछ तो महसूस करने लगते हैं और वो भी एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। और हम देखते हैं कि आसमान में परिंदे समुद्र की विरुद्ध दिशा में उड़ने लगते हैं। वहाँ के लोगों को ये महसूस हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो होने वाला है। और उसी पर समंदर की बहुत बड़ी लहर उस रिसोर्ट के अंदर आ जाती है और वो सारे रिसोर्ट को तहस महस कर देती है। ये लहर इतनी शक्तिशाली होती है कि उस रिसोर्ट का नामो निशान मिटा देती है। अब इसी हादसे की वजह से वहाँ पर कई सारे लोग मारे जाते हैं, कई सारे लोग घायल हो जाते हैं। समंदर का पानी फिर से समंदर में जाने लगता है। इसी वजह से अब कई सारा कचरा, मलबा और कई लोग समंदर की ओर बहने लगते हैं। इसी बीच लोग अब छटपटाने लगते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तब हम लुकास को देखते हैं। लुकास अपनी माँ और अपने परिवार को ढूंढ रहा होता है और दूसरी जगह पर हमें मरिया भी दिखती है, जो कि काफ़ी जख्मी हो चुकी होती है और वो भी अपने परिवार को ढूंढने लगती है, लेकिन वो काफ़ी देर तक चिल्ला रही होती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। या पानी की बहाव से समुद्र की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही होती है। तभी मरिया एक पेड़ को पकड़ लेती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वहाँ पर लुकास भी पानी की बहाव के साथ बह रहा होता है और वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मरिया उसे देख लेती है। अब लुकास के पास पहुंचकर उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है और वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं, लेकिन इसी बीच मरिया काफ़ी जख्मी हो चुकी होती है। दोनों अब किसी टूटे हुए पेड़ को पकड़ लेते हैं और कई देर बाद वहां पर पानी का स्तर कम हो जाता है। अब मरिया लुकास को लेकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर काफी दलदल होती है। ये लोग अपने परिवार को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहां पर उन्हें एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसी तरफ चलने लगते हैं।
लुकस मरिया के पीछे होता है। जैसे ही लुकस उसके अपनी माँ की तरफ देखता है वो काफ़ी ज़ख्मी होती है और उसके पैर में से काफ़ी खून बह रहा होता है। लुकस अपनी माँ को बताता है कि वो काफ़ी ज़ख्मी हो चुकी है, उसे आराम कर लेना चाहिए। लेकिन उसकी माँ की हालत को देखकर लुकस भी डर चुका होता है। किसी भी हाल में अपने परिवार को ढूंढना चाहते हैं, इसीलिए मरिया आगे बढ़ने लगती है और उस बच्चे की तरफ पहुंच जाती है। दरअसल ये एक छोटा बच्चा होता है, ये उनका बच्चा नहीं होता। बच्चा भी इस तबाही की वजह से अपने परिवार से बिछड़ चुका होता है और वो काफ़ी रो रहा होता है। बच्चा एक जगह पर फंसा हुआ होता है, इसीलिए लुकस और मरिया उसे उस दलदल में से निकाल लेते हैं और जैसे तैसे एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। मरिया को नींद आ जाती है। जैसे मरिया की आंख खुलती है वो देखती है कि उसे कोई लोग खींच कर ले जा रहे हैं। दरअसल ये लोकल्स लोग होते हैं और वो उन्हें अस्पताल की ओर ले जा रहे होते हैं। लोग मरिया और उन दो बच्चों को एक गांव ले जाते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा मेडिकल कैंप लगा हुआ होता है और उस कैंप में इस सुनामी में जख्मी हुए लोगों का इलाज चल रहा होता है। की हालत काफ़ी ख़राब होती है, इसीलिए मरिया को उस कैंप में एडमिट कर दिया जाता है। मरिया खुद एक डॉक्टर होती है, इसीलिए वो वहाँ के डॉक्टरों से बात करती है। इसी बीच मरिया बेहोश हो जाती है। जैसे ही मरिया को होश आता है वो देखती है कि अभी भी लुकस उसके पास बैठा हुआ होता है और लुकस काफ़ी दुखी होता है। मरिया के पाँव में काफ़ी गहरी चोट लगी हुई होती है, इसीलिए वो अपने जख्म को देख नहीं पाती। इसी बीच हेनरी और उसके दो बच्चे अभी भी गायब होते हैं, उनका कोई भी पता नहीं होता। कैंप में मरिया और लुकस के साथ जो बच्चा आया हुआ था उसके पिता उसे मिल जाते हैं। ये देखकर लुकस के मन में ये ख्याल आता है कि शायद मेरे भाई और मेरे पिता इसी कैंप में हो सकते हैं, इसीलिए वो उन्हें भी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उस कैंप में उसे कोई नहीं मिलता। मरिया लुकस को ये बताते हैं कि तुम्हें अब इस कैंप में रहकर और लोगों की मदद करनी चाहिए। जो लोग खो चुके हैं, उनके बच्चे, उनके फैमिली को उन्हें मिलाना चाहिए। ऐसा करने के लिए उसे एक डायरी और एक पेन लेना होगा जहाँ पर वो उन लोगों के नाम लिख सके और जैसे ही वो उन लोगों को ढूंढ रहा होता है उन नाम की मदद से वो उन लोगों की पहचान कराकर उन्हें मिला सके। सब मरिया लुकस को इसलिए बताती है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी और उसे सही से इलाज नहीं मिल रहा था। मरिया को ये डर लगने लगा था कि शायद उसकी मौत ना हो जाए और लुकस ये सब देख ना ले, इसलिए वो लुकस का ध्यान किसी और चीजों में रखना चाहती थी। हमें हेनरी को दिखाया जाता है। हेनरी अभी भी वही होता है जहाँ पर वो रिसोर्ट था। दरअसल हेनरी बेहोश हो चुका था और वो काफी लंबी समय के लिए बेहोश था। जैसे हेनरी होश में आता है वो देखता है कि वहाँ पर काफी तबाही मच चुकी थी और वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था। दरअसल वहाँ पर रेस्क्यू के लिए जो लोग आए हुए थे वही लोग थे। वो अपने बच्चों को और बीवियों को ढूंढने लगता है। हेनरी काफी देर तक अपने फैमिली को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। वहाँ पर उसे एक गेंद दिख जाती है। ये गेंद वही होती है जिससे लुकस खेल रहा होता है। हेनरी उसी सूट के पास पहुंच जाता है जहां पर वो ठहरे हुए थे। वो सूट काफी तबाह हो चुका होता है और तभी वहां पर कुछ रेस्क्यू करने वाले लोग आ जाते हैं, लेकिन अभी भी हेनरी के दो बच्चे गायब थे, उनका कोई भी अता पता नहीं था। फिर वहां पर जख्मी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। रेस्क्यू करने वाले लोगों के साथ अब हेनरी के दो बेटे भी होते हैं। अपने बेटों को देखकर अब हेनरी को राहत की सांस मिलती है। रेस्क्यू करने वाले लोग और हेनरी और उन दो बेटों को किसी और गांव में लेके जाते हैं जहां पर वैसा ही कैंप लगा हुआ होता है जहां पर मरिया होती है, लेकिन उसी कैंप में मरिया नहीं होती। मरिया किसी अलग कैंप में होती है। वो गांव वहां से काफी दूर होता है, इसीलिए अब हेनरी उस कैंप में मरिया को नहीं ढूंढ पाता। अगले दिन हेनरी फिर से अपनी बीबी और बच्चों को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, जहाँ पर वो कुछ लोगों से भी मिलता है। लोग जो सुनामी में मर चुके उनकी लाशों के पास अब हेनरी को ले जाते हैं। उन लाशों में अब हेनरी का परिवार नहीं होता, इसलिए हेनरी अब दूसरे कैंप में जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। वो अपने दो बच्चों को एक गाड़ी में बिठा देता है और खुद भी उस गाड़ी में बैठ जाता है। तो ये लोग दूसरे कैंप में पहुंचते हैं। वो गाड़ी वहां पर ज्यादा देर रुकने वाली नहीं होती, इसीलिए हेनरी अकेला ही दौड़ते हुए एक कैंप में पहुंच जाता है। लेकिन इसी बीच वो गाड़ी वाला उस गाड़ी को लेकर आगे वाले कैंप में निकल जाता है। इसी वजह से हेनरी अब अपने दोनों बच्चों से भी अलग हो जाता है। दूसरी तरफ अब मरिया की हालत और भी खराब हो रही थी। इसकी वजह से अब लुकस भी काफी परेशान होने लगा था। बीच वहाँ के डॉक्टर्स मरिया को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए लुकस को ये लगने लगता है कि उसकी माँ के साथ कुछ गलत हो रहा है। सुनामी की वजह से वहाँ पर और भी बीमारियां फैलने लगी थी, इसीलिए वो लोग अब मरिया को अलग जगह पर शिफ्ट कर देते क्योंकि मरिया की हालत नाजुक होती है। लुकस अपनी माँ को उसी कैंप में ढूंढ लेता है। हेनरी भी उसी कैंप में अपने परिवार को ढूंढ रहा होता है। अभी वहाँ पर लुकस हेनरी को देख लेता है और उसके ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी काफी दूर होता है, इसीलिए लुकस वहाँ उस तक नहीं पहुँच पाता। लुकस हेनरी को आवाज लगाते लगाते अब सड़क पर आ जाता है। अभी लुकस के पास से वो गाड़ी गुजरती है जिसमें थॉमस और सिमोन बैठे हुए होते हैं, लेकिन उनका ध्यान अब लुकस के पास नहीं होता और लुकस भी दूसरी तरफ देख रहा होता है। और थोड़ी देर जाकर वो गाड़ी रुक जाती है। तभी वहाँ पर सिमोन उस गाड़ी से उतरकर
बाथरूम करने लगता है, तभी उसे लूकस दिखता है और वो ज़ोर ज़ोर से लूकस चिल्लाने लगता है। उसके पीछे थॉमस भी भागा भागा लूकस के पास आ जाता है और लूकस अपने दोनों भाइयों को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और वो उन्हें गले लगा लेता है। तभी उसके पापा भी वहाँ यानी कि हेनरी भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो अपने बच्चों को देखकर काफ़ी रोने लगता है। लूकस हेनरी को उसके माँ के पास ले जाता है। उसकी माँ की हालत बहुत ख़राब होती है, जैसे कि वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही हो और उन्हीं लम्हों को याद कर रही थी जब वो किस तरह से वहाँ पर एंजॉय कर रहे, वो सारे लम्हों को वो याद कर रही होती है। तभी वो हेनरी को देखती है। अपने फैमिली को सही सलामत देखकर उसमें एक उम्मीद जाग जाती है। ने किसी और के फ़ोन से अपने फैमिली वालों को बचाने के लिए अपने कंपनी में बात की हुई होती है। इसी वजह से वहाँ पर एक एम्बुलेंस आ जाती है और मरिया को उस एम्बुलेंस में ले जाकर वो लोग अब सिंगापुर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर मरिया का बहुत अच्छे से इलाज होता है। इनसे मरिया को सिंगापुर ले जा रहे होते हैं। तभी मरिया बेहोश हो जाती है और वो एक सपना देखती है। उस सपने में मरिया उस सुनामी में डूब रही होती है, लेकिन वो डूबते डूबते वहाँ से बाहर आ जाती है और तभी मरिया की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि उसका परिवार उसके सामने है, इसीलिए वो अपने परिवार को देखकर रोने लग जाती है और ये सीन काफ़ी इमोशनल होता है। इसी के साथ साथ ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि ये फिल्म सत्य घटना पर आधारित है। चल ये घटना 26 दिसंबर 2004 को हुई थी। इन लोगों पर ये फिल्म बनाई गई है, उन लोगों की तस्वीर इस फिल्म के एंडिंग में दिखाई गई है। द इम्पॉसिबल ये फिल्म सन 2012 में रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म को थ्रिलर और एडवेंचर कैटेगरी में रखा गया है। इस फिल्म को IMDb रेटिंग मिली है 7.5 आउट ऑफ 10। इस फिल्म के डायरेक्टर है J.A. बायोना। क्या आपको ये फिल्म पसंद आ गई होगी? अगर पसंद आ गई तो अभी लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता रहूँगा एक और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।